हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्लास 6 और क्लास 7 के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आपका टोटल 6 चैप्टर हैं, तो 6 चैप्टर के प्रश्नों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस के प्रश्न जो है ज्योग्राफी से बनते हैं, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 के ज्योग्राफी की बुक का नाम है सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास, और इसका पहला चैप्टर है आपका संसाधन। तो इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? पेटेंट को कौन सा सही तरीके से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार क्या कहलाता है? पेटेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसका संकेत क्या होता है? आर जो है इसका संकेत होता है। कलात्मक पूंजी जैसे किताबें, लेख या चित्र आदि पर एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, और इसका संकेत क्या होता है? सी जो है इसका संकेत होता है। व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहा जाता है, और इसका संकेत क्या होता है? टीएम होता है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणी विकास को परिभाषित करता है? सतत पोषणी विकास को कौन सा परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणी विकास कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये परिभाषा जरूर ध्यान रखिएगा। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणी विकास कहलाता है। अर्थात संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। ठीक है, यही आपका क्या है? सतत पोषणी विकास है। नेक्स्ट आपका, संसाधनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। दूसरा आपका, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती है उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। दोनों आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। और वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती है उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं, यानी जिसकी संभावना होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है। इससे प्रश्न आपकी बार बीपीएससी में बना था, तो ध्यान रखिएगा। वास्तविक संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है जिनका वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा है। उदाहरण के रूप में आपका रूर प्रदेश का कोयला, पश्चिम एशिया का खनिज तेल, ये आपका क्या है? वास्तविक संसाधन है। जो वर्तमान में उपलब्ध है वो क्या है? आपका वास्तविक संसाधन है। संभाव्य संसाधनों की मात्रा ज्ञात नहीं होती, किंतु इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में आपका लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम। यूरेनियम कैसा? आपका संभाव्य संसाधन है। ठीक है, जिसका उपयोग हम आगे चल के कर सकते हैं भविष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। मृदा, चट्टाने और कौन सा? खनिज। ये क्या है आपका? अजैव। अजैव मतलब जिसमें जीव नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, जो निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वृक्ष तो आपका सजीव है, नाम से ही पता चल रहा है। संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर अजैव व जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूछा जाए अगर संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर जो है कितने प्रकार में? तो आपका 2 प्रकार में, अजैव और जैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं और जैव संसाधन क्या होते हैं? वो सजीव वस्तुएं होती हैं। जैसे अजैव में बात करें अगर हम, मृदा, चट्टान और खनिज, ये क्या है? अजैव है।
वही जैव संसाधन की बात करें तो ये सजीव, इसमें आपका पौधे और जंतु आते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होती है। करेक्ट है, पिछली कक्षाओं में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका, वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा आपका, उच्चवत, तुंगता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है आपका? पहला, केवल 1 और 2 आपका करेक्ट है, तीसरा आपका गलत है। देखिए, कथन आपका पहला एवं दूसरा सत्य है, तीसरा आपका क्या है? असत्य है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। मृदा जो है अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है, पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। दूसरा आपका, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय जो है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला आपका है, वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चवत, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उच्चवत, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। अगला है, जनक शैल मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रता एवं पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। जनक शैल मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रता एवं पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी विधि पूछ रहा है? तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन यानी कटाव को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो आपका वेदिका फॉर्म, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीव्र ढालों वाली सतह पर यदि वेदिका फॉर्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है, तब मृदा का अपरदन सबसे कम होता है, जिसे आप सीढ़ीदार खेती कहते हैं। अगला आपका, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समोच्च रेखाई जुताई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहाड़ी ढालों पर समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने की सबसे उपयुक्त विधि है। किसी पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखीय के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है, जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस विधि को क्या कहते हैं? रक्षक मेखला विधि कहते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है, ताकि मृदा का जो है कटाव ना हो। इसको क्या कहते हैं? इसे रक्षक मेखला विधि कहते हैं। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपका मृदा अपरदन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी द्वारा पूछा भी गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन जैसे पीड़ानाशी दवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और इन्हें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, किंतु भारतीय महाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी दवाइयों से किया जाता है, गिद्धों द्वारा अपमार्जन से उनकी किडनी खराब हो रही है, अतः वे मर रहे हैं। ये इन दवाओं का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इसी से प्रश्न बनता है। अगला है, वह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। उपयुक्त विवरण किसको निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
जैव मंडल निश्चय यानी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 7 में जो है हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैवमंडल निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध और प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम क्लास 7 पढ़ चुके हैं, तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिपाटी यानी CITES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, करेक्ट है, और इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसका पूरा नाम है। विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक क्या है? अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसमें पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पशु पक्षियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन में कोई खतरा तो नहीं है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका खनिज और शक्ति संसाधन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बना है आपकी बार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवेधन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रवेधन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? विवृत खनन कहते हैं। जो है कम गहराई यानी ऊपर ही होते हैं और वो किससे निकाले जाते हैं? तो विवृत खनन से। गहन वेधन, गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, कूपकी खनन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन खुदाई की जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रावेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। सारी परिभाषा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान रखिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये किससे निकाले जाते हैं? तो प्रावेधन से निकाले जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बन चुका है आपकी बार एग्जाम में। अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धात्विक खनिज किन शैल समूहों में पाया जाता है? धात्विक खनिज, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेय एवं कायांतरित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वो क्या कहलाता है? आपका खनिज कहलाता है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। ये किसके आधार पर? संरचना के आधार पर खनिज है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों में आपका धातु कच्चे रूप में होती है। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? अधात्विक खनिज औषधि शैल समूहों में पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम ये कायांतरित चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं, ये आपका क्या है? आपका गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के औषधि शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं।
खनिज ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों के नीचे पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों के नीचे। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल क्रोमाइड और प्लेटिनियम आग्नेय और कयांत्रित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहते हैं? सभी को पता होगा, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? ये तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी आदि। जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं आपका? पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। ये क्या है? आपका गैर परंपरागत स्रोत है। और परंपरागत में कौन आते हैं आपका? जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला। और जो ये क्या होते हैं? ये समाप्त होने की संभावना इनकी रहती है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा और तीसरा करेक्ट है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो ताप जो है पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि हो जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे क्या होगा? तापमान बढ़ता जाएगा। कभी कभी यह तापीय ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो जाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपका क्या है? पूगा घाटी। ये ध्यान रखिएगा, मणिकरण जो है आपका कहाँ पे है? आपका हिमाचल प्रदेश में, और पूगा घाटी आपका लद्दाख में है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। बायोगैस मोस्ट इंपॉर्टेंट। बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। करेक्ट है। बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो बायोगैस है ना, ये आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और सभी एग्जामों में मैंने इसका क्वेश्चन देखा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? विश्व का पहला ज्वारीय स्टेशन, तो ये आपका फ्रांस में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। रूस, फ्रांस और भारत कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। भारत में कहाँ पे? आपका कच्छ की खाड़ी। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। देखिए, विश्व का पहला ये जल विद्युत है, ये कौन सा है? आपका नॉर्वे। और अगर ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो फ्रांस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिजों की विशेषता नहीं है? खनिज की विशेषता कौन सी नहीं पूछा इसमें। पहला कह रहा है ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। करेक्ट है। इनका एक रासायनिक संगठन होता है। सही है, तभी तो ये खनिज कहलाते हैं। ये असामान्य होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनका वितरण असमान होता है। ये आपका सही है। इनका वितरण जो है असमान होता है, कहीं पे पाया जाता है, कहीं पे नहीं पाया जाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है? अभ्रक का कौन? एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं पूछा है इसमें? तो आपका हो जाएगा सी, कर्नाटक जो है अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ये पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर आपका कृषि, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहला आपका है मिलान करना है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर तो ये आपका रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर।
पिसिकल्चर की बात करें तो आपका मत्स्य पालन पिसिकल्चर, विटिकल्चर अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं, और हॉर्टिकल्चर सब्जी फूलों और फलों की खेती क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जैविक कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जैविक कृषि के बारे में यहाँ पे दिया है, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, इसके साथ ही कृषकों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, ये आपका सही है ये भी। तीसरा आपका फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, ये आपका गलत है। उपयुक्त कथन में से कौन सा असत्य है, गलत कथन पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका तीसरा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा गलत है, केवल 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक कीटनाशी की जगह प्राकृतिक कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। इसमें फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। अगला, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गहन निर्वाह कृषि के बारे में पूछा यहाँ पे। पहला करा आपका, इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, करेक्ट है। इस प्रकार की कृषि में आपका धान चावल मुख्य फसल है, सही है। यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, यह भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। गहन निर्वाह कृषि का मतलब है अपने लिए जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती है उसी के बारे में बात हो रही है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम में खेती करता है। इसके अंतर्गत कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है। इसमें आपका चावल मुख्य फसल है, अन्य फसल में आपका गेहूं आता है, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अगला, नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि सम्मिलित है। दूसरा आपका, भारत के पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, सभी को पता होगा, तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका 2 करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। आदिम मतलब जो आदिमानव या पुराने जमाने में जो कृषि होती थी उसके बारे में। स्थानांतरित कृषि भारी वर्षा वाले तथा जहां पर वनस्पति का तीव्र पुनर्जनन होता है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। आदिवासियों के द्वारा जो खेती की जाती है वही। भारत में इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है, नॉर्थ ईस्ट में, साथ ही अमेजन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसी प्रकार की कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, तो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू, कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। इससे प्रश्न जो है हर बार पूछा जाता है बीपीएससी में। नेक्स्ट आपका है मिलान करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। अब की बार ये हर एग्जाम में पूछा गया था, हर वर्ग के एग्जाम में पूछा गया था, चाहे जीके जीएस हो, चाहे 60 एसएसटी हो, सब में पूछा गया था ये प्रश्न। देखिए, स्थानांतरित कृषि के नाम दिया है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। झूमिंग कहाँ कहते हैं, तो ये उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, इसे झूमिंग कृषि यानी स्थानांतरित कृषि कहते हैं। मिल्पा, ये पूछा था आपका एसएसटी में, पूछा था आपका 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। मिल्पा मैक्सिको, रोका आपका ये ब्राजील में कहा जाता है और लद्दाख कहा जाता है मलेशिया में कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही हैं, वाणिज्यिक कृषि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला करा, वाणिज्यिक कृषि में फसल के उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है, करेक्ट है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, ये भी आपका सही है। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं वाणिज्यिक अनाज कृषि शामिल है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका सही है। वाणिज्यिक कृषि मतलब जो व्यापार के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इससे विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें अधिकांश कार्य इसमें जो है मशीनों के द्वारा होता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि इसमें शामिल है। अला इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका और यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। उपयुक्त कथन किस प्रकार के कृषि क्षेत्र को निरूपित करता है? तो ये आपका किस प्रकार का है? तो ये आपका वाणिज्यिक कृषि है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी ऊपर ही पढ़ा था हमने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। रोपण कृषि के बारे में यहाँ पे दिया है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ये आपका क्या है? करेक्ट है। इसमें क्या होता है? बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। आपका सही है। इस कृषि के मुख्य क्षेत्र आपका शीतोष्ण कटिबंध प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये आपका गलत है। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका असत्य पूछा नहीं, गलत पूछा है, तो आपका दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। देखिए, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। ये जो है रोपण कृषि, ये वाणिज्यिक कृषि का ही प्रकार है। चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एक एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। पूछा जाता है कि काजू, रबड़ ये सब कैसे हैं? ये आपका रोपण कृषि के उदाहरण है। चाय, कहवा भी। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। किस प्रदेश में? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। इस कृषि के उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। अला किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित कृषि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह आपका यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धान यानी चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, गलत कथन पूछा यहाँ पे। या उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। करेक्ट है आपका। दूसरा आपका चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ये भी आपका सही है। तापमान अधिक चाहिए, वर्षा भी अधिक चाहिए और आर्द्रता भी अधिक चाहिए। कल्याण, सोनालिका, राज, 3077, अर्जुन आदि चावल के प्रमुख किस्म है। ये आपका गलत है। ये आपका गेहूं की किस्म है। पहला आपका ओस शरतकालीन, अमन शीतकालीन व बोरो ग्रीष्मकालीन पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल के 3 फसलें हैं। ये आपका करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओस जो है आपका शरत काल में, अमन आपका शीतकाल में, बोरो आपका ग्रीष्म काल में। ये पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की आपकी 3 फसलें हैं। ये आपका सही है। तो गलत आपका तीसरा है सी, कल्याण, सोनालिका, राज, 3077, अर्जुन आदि ये आपका गेहूं की फसलें हैं, ना कि धान की। आपका जमुना, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, माही, सुगंधा, बाला, रत्ना ये आपका चावल की फसलें हैं। ये किस्म से भी प्रश्न बन जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अला निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? दोमट मृदा। हम पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, गेहूं के वर्धन काल यानी बढ़ते समय में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। बढ़ने के समय में क्या जरूरत होता है? मध्यम ताप की आवश्यकता होती है। और वर्षा और शस्य कर्तन के समय मतलब मध्यम ताप चाहिए होता है और मध्यम वर्षा चाहिए होता है। किसके लिए? जब ये फसल बढ़ रही हो। और कटाई के समय इसमें तेज धूप चाहिए होती है। और इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, और भारत जो है दूसरे स्थान पर है गेहूं उत्पादन में। अच्छा, पूछा जाता है गेहूं जो है कैसी फसल है? तो ये आपका रबी की फसल है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका कॉफी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कॉफी के बारे में यहाँ पे पूछा है। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह आपका करेक्ट है। कॉफी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, सही है। दूसरा आपका इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है, यह भी आपका करेक्ट है। तीसरा, इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होता है, गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। 1 और 2 आपका करेक्ट है, तीसरा आपका गलत है। देखिए, कॉफी की कृषि के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक क्या होता है, उपयोगी होता है। पर्वतीय ढाल चाहिए होता है। और ब्राजील में जो है सबसे ज्यादा कॉफी होता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। और ब्राजील में चाय कॉफी के बगानों को क्या कहते हैं, इसे फजेंटा कहा जाता है। अला सुनहरा रेशा से अभिप्राय, ये तो प्रश्न डायरेक्ट बना है आपकी बार जो है बीपीएससी में, शायद 6 to 8 या पीआरटी में बना है प्रश्न, ध्यान नहीं आ रहा किसमें बना, लेकिन बना प्रश्न है ये। सुनहरा रेशा, ये आपका पटसन को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। शायद ये पीआरटी में बना था, इस बार बना था, पिछली बार बना था, लेकिन ये प्रश्न बना था। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। और भारत में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। चाय की कृषि के बारे में पूछा है। चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण नहीं, ठंडी, ये गलत हो जाएगा। इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, आपका करेक्ट है। तीसरा है आपका चाय की कृषि के लिए लैटराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या है इसमें, अच्छा असत्य कथन पूछा है, इसमें असत्य पूछा नहीं, गलत। तो पहला और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी। देखिए, चाय बगानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा चाय के लिए। अगला चैप्टर है आपका उद्योग। निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? तो जो खनिज आधारित उद्योग होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक उद्योग कहते हैं, प्राथमिक उद्योग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है, जिसमें आपका खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अला निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कच्चे माल की उपलब्धता हो, परिवहन हो, बाजार की उपलब्धता हो, भूमि हो, ये आपका क्या है? उद्योग की अवस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाते हैं, तो आपका कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि हो, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन और बाजार, ये आपका जो है कारक हैं। ये इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अला भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिसंबर 1984 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को यह हुआ था। ठीक है, अगला है, नीचे दिए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। पहला, संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, करेक्ट है। सहकारी क्षेत्रों के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, ये आपका गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? सनराइज उद्योग, तो ये आपका हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा उद्योग, ये क्या आपका सनराइज उद्योग है। ऑप्शन डी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उभरते हुए उद्योग को क्या कहते हैं? सनराइज उद्योग कहा जाता है, जिसमें आपका प्रौद्योगिकी आता है, स्वास्थ्य आता है, चिकित्सा वाले उद्योग आते हैं, शिक्षा संबंधित जो उद्योग आते हैं वो भी। अगला है, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लौह इस्पात
उद्योग में जो है कच्चे माल के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये आपका लौह अयस्क होता है, कोयला होता है और चूना पत्थर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, इस्पात उत्पादक केंद्र दिया है और संबंधित राज्य दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम सारा पढ़ लेते हैं। झारखंड की बात करें, यहाँ पे कौन से हैं? जमशेदपुर, बोकारो, ये पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, आसनसोल, बर्नपुर। छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में आपका राउरकेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक भद्रावती, विजयनगर। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। तमिलनाडु में आपका सलेम। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? इस्पात उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट, भारत में लौह इस्पात कारखाना यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? ये आपका झारखंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? ये आपका जमशेदपुर में। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। जमशेदपुर साक्ची में इसका स्थापना किया गया था। यह कारखाना स्वर्णरेखा व खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर यह स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी जो उड़ीसा में है, नोवा मुंडी जो सिंहभूम में है, से तथा कोयला की प्राप्ति झरिया व पश्चिम बोकारो से प्राप्त होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं? तो प्राकृतिक रेशे कौन से हैं इसमें? तो आपका ऊन, आपका सिल्क हो गया और लिनन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। रियान क्या है? ये आपका कृत्रिम रेशा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित रेशे में कौन से आपका नायलॉन आता है, पॉलिस्टर आता है, एक्रिलिक आता है और रेयॉन आता है। साइंस में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगला, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित किया गया? देश का प्रथम वस्त्र उद्योग यहाँ पे पूछा है, तो कहां पे स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कलकत्ता, जो अब कलकत्ता कोलकाता है के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित किया था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। देश की पहली सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में जो 1854 में स्थापित की गई थी, ये प्रश्न बन चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अला, निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सभी को पता होगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। अला, निम्न में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर है? तो जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, यहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। दूसरा, आपका देश के सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। ये आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा, आई थिंक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है आपका? दोनों है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, यहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 1992 में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा की गई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर आपका मानव संसाधन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? जनसंख्या वितरण को कौन से प्रभावित करते हैं कारक? तो स्थलाकृति भी करते हैं, खनिज, मृदा, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, ये आपका सभी हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से? आपका भौगोलिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारक। भौगोलिक कारक में के अंतर्गत कौन आते हैं? आपका स्थलाकृति आती है, जलवायु आता है, मृदा आता है, जल आता है, खनिज आता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक कारण में आपका औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई जो है 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक में आपका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी। सामाजिक कारक कौन से? आपके अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ पे अच्छी होती है वहां पे लोग जाके बसते हैं, वही है जनसंख्या जहाँ पे कहाँ पे निवास करती है। नेक्स्ट, आपका जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक वृद्धि दर, तो ये आपका ऑप्शन है, किसी देश में
जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रतम से बढ़ना है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। दूसरा, वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। ये आपका दोनों आपका गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो आपका पहला सही है ना तो दूसरा, ऑप्शन डी। यहां समझते हैं, देखिए प्रवास के कारण जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी कहलाते हैं। जो देश को छोड़ते हैं अप्रवासी, देखिए जो देश को छोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उत्प्रवासी होते हैं। जो अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, अप्रवासी वो लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है। दूसरा, जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम को ऊपरी भाग में एवं वृद्धों की जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक निचले भाग में दिखाई जाती है। यदि देश में केवल जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। तो ये आपका कथन सत्य पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका पहला करेक्ट है। यहाँ पे हम समझते हैं इसके बारे में डिटेल से। देखिए, एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे भाग में दिखाई जाती है और यह जन्म के स्तर को दिखाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोग हो यानी 65 वर्ष से जो अधिक होते हैं की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को यह दर्शाता है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा होगा और ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका टोटल कितने चैप्टर थे? 6 चैप्टर थे क्लास 8 में। हमने सारे चैप्टर के प्रश्नों कर लिया और इसके आगे के वीडियो में हम अब क्लास 9 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।